अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम 100 एमसीक्यूज मोर इस चैप्टर से करने वाले हैं, दैट इज द सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। जो चैप्टर पूरा हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हम इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं। 100 एमसीक्यूज हमने पहले लेक्चर में की थी, अब 100 एमसीक्यूज हम इसमें करेंगे एंड फिर उसके बाद लास्ट एंड थर्ड पार्ट उसका रह जाएगा, वो हम जो है वो लाजमी जो है वो करेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट एंड कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये एमसीक्यूज जो है वो लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है द न्यूक्लियस एक्ट्स एज दी। न्यूक्लियस किस तरह एक्ट करता है, उसका काम क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा। एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर, प्रोटीन स्टोरेज साइट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वेस्ट डिस्पोजल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मींस के तमाम न्यूक्लियस के सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको प्रोसेस करना और सारे ऑर्गेनेलिज के फंक्शन को कंट्रोल करना, वो सारा फंक्शन किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन मोस्ट एनिमल सेल्स द न्यूक्लियस इज लोकेटेड। कहाँ पर मौजूद होता है मोस्ट एनिमल सेल में। नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एट द सेंटर, एट वन कॉर्नर, आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। Where is it present? It is present in the center, right? Option B is correct. एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होता है और प्लांट सेल में वो कॉर्नर पे मौजूद होता है, साइड पे हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एमसीक्यू नंबर 3। आप लोग भी साथ साथ अपने आंसर जो है वो लाजमी नोट किया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों की तैयारी है या नहीं है। अगर तैयारी नहीं है, अगर आप लोगों के एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग चैप्टर को दोबारा से पढ़ें, दोबारा से समझें उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्लांट सेल्स द न्यूक्लियस इज यूजुअली पुश्ड टुवर्ड्स। तो अभी मैंने बताया था साइड ऑफ द सेल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 4. Approximately what percentage of a eukaryotic cell's volume is occupied by the nucleus? इस percentage is mentioned in your book. हमने पढ़ी थी, तो आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर C is correct, right? 10% जो स्पेस है वो किसने ली होती है, न्यूक्लियस ने ली होती है हमारे सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, द हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इज। क्या होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, कौन सा हेरिडिटरी मटेरियल होता है। आरएनए, एटीपी, डीएनए, प्रोटीन। हेरिडिटरी मटेरियल इज डीएनए, राइट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द सेमी फ्लूइड मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमेटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कब चेंज होता है। इट्स द आंसर इज सेल डिवीजन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस सिंथेसाइजेस राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम कौन बनाता है। वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूक्लियर इन्वेलप इज कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियर इन्वेलप किस चीज का बना होता है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ट्रिपल मेम्ब्रेन होता है या डबल मेम्ब्रेन होता है। इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 10, the space between the two membranes of the nuclear envelope is called। the space, उस space के बारे में हमने पढ़ा था, क्या कहलाती है वो, that is the perinuclear space। Option C is correct। Question number 11, the perinuclear space is directly connected with the। किसके साथ कनेक्ट होती है वो, उसके न्यूक्लियस के बाहर जो हमारे पास मौजूद होती है, that is the rough endoplasmic reticulum। रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, स्मूथ नहीं होती है न्यूक्लियस के पास, कौन सी होती है, रफ होती है, क्योंकि वहां से ही उसी पोर्स में से राइबोसोम्स निकलते हैं और उसके फर्स्ट पार्ट पे जो उसके करीब होता है उसी के साथ चिपक जाते हैं, तो इसीलिए वो रफ बन जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग माइटोसिस अ न्यूक्लियर इन्वेलप इज। न्यूक्लियर माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाता है, डिसअपियर्स, थिकन्स, रिड्यूसेस, राइबोसोम रिमेन्स अनचेंज्ड। वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है माइटोसिस के दौरान। फर्स्ट फेज में, प्रोफेज में ही वो डिसअपियर हो जाता है, साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। Question number 13, the protein lining present on the inner surface of the nuclear envelope is called। क्या कहलाती है वो, प्रोटीन लाइनिंग प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर की तरफ जो प्रोटीन लाइनिंग होती है वो क्या होती है, दैट इज द न्यूक्लियर लैमिना।
ठीक है, हमने ये कंप्लीट लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था। दैट इज दिस इज ऑल क्वेश्चंस आर अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई टर्म कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप लोग एक मरतबा न्यूक्लियस वाला लेक्चर जो है वो लाजमी अटेंड करेंगे। सो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लाजमी आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड करना है। सो नेक्स्ट उसके बाद द न्यूक्लियर लेमिना मेनली प्रोवाइड्स, क्या करता है वो, एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंजाइम प्रोडक्शन, एटीपी सिंथेसिस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन लेमिना या फिर न्यूक्लियर लेमिना, दैट इज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, राइट। सो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, which molecules allow to enter the nucleus, कौन से molecules को न्यूक्लियस के अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। DNA only, ATP and nucleotide building blocks, protein, ATP, proteins only, lipids only, so that is the ATP and nucleotide building blocks, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ATP को अंदर जाने की इजाजत देती है, ठीक है, क्योंकि अंदर जो असेंबली हो रही है, डिसअसेंबली हो रही है, तो उसके लिए ATP जो है चाहिए होती है। देन उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, RNA बनाने के लिए, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए वो भी उसके अंदर जो है जा सकते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट्स लीव द न्यूक्लियस थ्रू राइबोसोम्स जो बन रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो बाहर कैसे निकलते हैं, सेल वॉल के जरिए, सेंट्रोमियर के जरिए, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए, सो वैक्यूल के जरिए। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ही वो बाहर निकलते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। Then question number 17, cells producing large amounts of proteins generally possess, ठीक है, सेल जिनके पास क्या होती है, प्रोटीन ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है, उनके पास क्या चीज ज्यादा है, स्मॉल न्यूक्लियोलाई, लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज न्यूक्लियोलाई, फ्यूअर क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे सेल्स जिनके पास प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि उन सेल्स के पास क्या चीज ज्यादा है, उनके सेल्स के पास राइबोसोम ज्यादा है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट। देन अगर राइबोसोम उसके पास ज्यादा है तो उसके पास क्या ज्यादा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए, दैट इज द न्यूक्लियोलाई, मीन्स के न्यूक्लियोलाई बड़ा होगा, राइबोसोम ज्यादा होंगे और उसी में प्रोटीन जो है वो ज्यादा बनेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question number 18. At the beginning of mitosis, the nucleus enlarges, divides, disappears, producing chromosomes. Beginning of mitosis, जैसे माइटोसिस शुरू होती है तो न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, वो enlarge हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, disappears हो जाता है या प्रोड्यूस क्रोमोसोम। तो सेम माइटोसिस का जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी है अभी थोड़ा बहुत, ठीक है, न्यूक्लियस के टॉपिक में ये चीज सारी मेंशन की गई हैं। सो जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होती है, न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। न्यूक्लियर पोर्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए मूवमेंट्स की जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो किसके किसके दरमियान होती है, सो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस से निकल के मॉलिक्यूल्स ने साइटोप्लाज्म में जाना होता है, साइटोप्लाज्म से निकल के कहाँ जाना होता है, न्यूक्लियस में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, स्मॉल प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स इंटर्स द न्यूक्लियस थ्रू, स्मॉल प्रोटीन्स जो कि हिस्टोन्स हैं वो किसके जरिए अंदर दाखिल होती है न्यूक्लियस के अंदर। सो अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास, दैट इज द न्यूक्लियर पोर, राइट। स्मॉल प्रोटीन्स, छोटी प्रोटीन्स, ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में मौजूद होती हैं, ठीक है, क्रोमेटिन में, दैट इज मेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड DNA। तो वो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो बनती कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में बनने के बाद उनको कहाँ पर भेजा जाता है, न्यूक्लियस में, थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, राइट। Nuclear pore complexes are anchored into the nuclear envelope by the सो न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर पोर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है इस पूरे लेक्चर के अंदर, ठीक है, एक डिटेल स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है। तो उसी में से जो है वो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि न्यूक्लियर जो पोर कम्प्लेक्स था, ठीक है, उसको न्यूक्लियर एनवेलप में एंकर किसने किया होता है, ये सारे जो है वो हमने पढ़े हैं, रिंग सब यूनिट, कॉलम सब यूनिट, ये चार उसके सब यूनिट होते हैं। सो हमारा आंसर क्या आएगा, सी, लुमिनल सब यूनिट, ठीक है। सो लुमिनल सब यूनिट ने क्या किया था, उसको उसके अंदर एंकर किया होता है, वो जो एक पूरा कम्प्लेक्स होता है वो लुमिनल सब यूनिट के जरिए जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूक्लियोलाई आर फॉर्म्ड एट स्पेशल क्रोमोसोमल रीजन्स कॉल्ड, सो वी हैव
डिस्कस्ड अबाउट कि न्यूक्लियोलाई कहाँ पर बनते हैं, ठीक है। हमने देख लिया राइबोसोम न्यूक्लियोलाई के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोलाई का फंक्शन देख लिया हमने, लेकिन अब हमने देखना है न्यूक्लियोलाई कहाँ पर बनते हैं। तो टेलोमेयर, NORS, सेंट्रोमेयर्स, काइनेटोकोर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, NORS। तो ये भी हमारे सिलेबस के अंदर से ही है, कोई चीज़ बाहर से नहीं आई हुई है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। NORS क्या होता है ये भी हम जो है वो देख चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 23, DNA प्रेजेंट एट NORS कोड्स फॉर। तो जो DNA के पास जो प्रेजेंट होता है NORS, ठीक है, ये जो NORS है वो DNA से ही न्यूक्लियोलस बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस उसकी बनने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो DNA के पास ही होती है। सो कोड्स फॉर कौन सा RNA बनाता है वो, सो mRNA, tRNA, RNA, rRNA और DNA पोलिमरेज। सो NORS जो है वो क्या बनाता है, rRNA बनाता है, ठीक है। उसी rRNA को और प्रोटीन को मिलाकर जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है वो क्या बना देता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स बना देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्रोमेटिन कंसिस्ट मेनली ऑफ, क्रोमेटिन के पास क्या होता है, द ऑप्शन DNA एंड प्रोटीन। हमारा जो क्रोमेटिन है वो DNA और प्रोटीन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर ठीक है 24 का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, DNA wraps around which protein to form nucleosomes? So we have discussed earlier, दी प्रोटीन कौन सी होती है हमारे DNA के पास, that is the histone proteins। देन उसके बाद DNA wraps around which protein to form nucleosomes? So which कौन सा होता है हमारे पास, कौन सी प्रोटीन्स के बाद होता है, वही क्वेश्चन आ गया। देन उसके बाद 26, endoplasmic reticulum is mainly composed of, endoplasmic reticulum is mainly composed of flattened sacs and branching tubules। ऑप्शन बी इज करेक्ट इसकी डेफिनेशन में, ठीक है। दूसरी ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस खत्म हो गया है, ठीक है। अब अगली MCQ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है। सो दीज आर द फ्लैटेंड सैक्स एंड ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 27, द फ्लैटेंड सैक्स ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, सो दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी, राइट। सिस्टर्नी हम उसको कहते हैं। क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेमिला जो है वो कहाँ पर होता है, लेमिला तकरीबन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। थाइलाक्वाइड भी वहीं पर होता है, ठीक है। तो जो फ्लैटेंड सैक्स हैं ER की और गॉल्जी प्लेटस की, ठीक है, उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इंटरनल कैविटी ऑफ ER इज नाउन एज, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी इंटरनल जो कैविटी होती है, लाइक क्लोरोप्लास्ट की कैविटी को हम स्ट्रोमा कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की हम मैट्रिक्स कहते हैं, न्यूक्लियस की न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो ER की हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। जैसे उसकी कैविटीज को हमने सिस्टर्नी कहा, तो उसके इंटरनल कैविटी स्पेस को हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नल स्पेस कहेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ER occupies approximately what percentage of total cell volume? So more than 10%, ठीक है। सो न्यूक्लियस की जो स्पेस थी वो 10% थी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मोर देन 10% होती है ये इसकी स्पेस, ठीक है। कम्युनिकेशन का काम कर रही होती है ये। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ER provides a pipeline between, सो इट्स अ पाइपलाइन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ जिसने साइटोप्लाज्म में जाना है वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गुजरेगी, फिर साइटोप्लाज्म में जाएगी जहाँ पर भी उसने जाना है। ऐसे ही जो चीज़ है साइटोप्लाज्म से अगर उसने न्यूक्लियस में जाना है तो वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर गुजरेगी। So option B is correct. Question number 31, rough endoplasmic reticulum appears rough because of the attached ribosome, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको सोच सोच के गलत ही कर देते हैं, तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं सोचना होता। सिंपल सा एक जो है वो स्टेटमेंट होती है, उसको आप पढ़ें समझें एंड देन उसका आंसर टिक करें, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा सोचने की, कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं और वो सिंपल होने की वजह से ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर हो जाता है, ठीक है, हमारे साथ भी हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है काफ़ी बार। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ज़्यादा नहीं सोचना, जो आपको आंसर आता है सबसे पहले, ठीक है, आप वो टिक करें, थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें बस। एंड सो रफ, देन उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक मेनली फंक्शंस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज दी
प्रोटीन प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द अटैच्ड राइबोसोम, राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। जो फंक्शन राइबोसोम का होता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वही काम कर रही होती है। देन क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग प्रोटीन प्रोसेसिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली एड्स, जब प्रोटीन की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो वो क्या ऐड कर रही है उसके अंदर? कैल्शियम, शुगर्स, लिपिड्स, डीएनए। सो क्या दी आंसर इज बी, शुगर्स। ठीक है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग कर रही है। प्रोसेसिंग का काम भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो राइबोसोम का ही होता है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको प्रोसेस करती है, उसके अंदर क्या ऐड कर देती है? शुगर। द करेक्ट आंसर इज बी। Question number 34, protein synthesized in RER are commonly transported to the Golgi apparatus, nucleus, chloroplast, vacuole. So RER से जो प्रोटीन्स होती हैं वो कहाँ पर जाती है? गोल्जी apparatus में जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या नहीं होता है? तो उसके पास राइबोसोम ही नहीं होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली अबंडेंट इन लीवर सेल्स बिकॉज इट परफॉर्म्स, क्यों होती है लीवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि लीवर सेल्स का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन लीवर ने करनी होती है, और वही फंक्शन जो है वो जो लीवर सेल्स जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं वो किस वजह से करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से करते हैं। तो उनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली क्या करती है? वो क्या है? वो सिंथेसाइज करती है प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए। क्या करती है? तो वो कर रही होती है लिपिड की प्रोसेसिंग करती है, सिंथेसाइज भी करती है। ठीक है, तो ईआर का जो काम होता है, स्मूथ ईआर का, तो है लिपिड सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। In muscle cells, smooth endoplasmic reticulum releases dash to initiate contraction. तो यहाँ पर इनिशिएट करने के लिए क्या रिलीज किया जाता है? कैल्शियम रिलीज किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हमने जो है वो पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार अगर एक मिनट उसको पढ़ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोग ये एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट जो है वो 100 एमसीक्यूज 15-20 मिनट में जो है वो जल्दी से हल कर लेते थे। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो लाजमी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली, क्या क्या होता है? राइबोसोम के पास आरएनए और प्रोटीन होता है। सो व्हाट इज, कितना कितना आरएनए होता है और कितना प्रोटीन होता है? सो दैट इज दी 60% RRNA एंड 40% प्रोटीन। ठीक है, तो यही हमने जो है वो परसेंटेज पढ़ी है। RNA 60% होता है और जो प्रोटीन होती है वो 40% होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 40, राइबोसोम्स आर क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। तो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, इसके पास जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। Question number 41. In eukaryotic cells, ribosomes are commonly attached to. So, rough endoplasmic reticulum के साथ ही अटैच होते हैं ज़्यादातर, और कुछ ही होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। So, B option is correct. Question number 42. In prokaryotic cells, ribosomes are found. कहाँ पर मौजूद होते हैं? Freely scattered in cytoplasm. ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, जो कि हमने पढ़ा था कि जो यूकैरियोट है वहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट है उनके सारे राइबोसोम्स फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को पता होगी। राइबोसोम्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस उनका मेन फंक्शन है। ट्रांसक्रिप्शन से लेके ट्रांसलेशन का जो काम होता है वो राइबोसोम्स का होता है। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड असेंबल्ड इन न्यूक्लियस, तो हमने ये भी पढ़ा है, न्यूक्लियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, राइबोसोमल सब यूनिट्स लीव द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। राइबोसोमल सब यूनिट्स लीव, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स। मैसेंजर आरएनए कैरीज, एमआरएनए जिसको हम कहते हैं, उसका काम क्या होता है? वो क्या कैरीज करता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन की, जीन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है, तो उसको वो किसके पास लेके जाता है? डीएनए से लेकर वो जाता है राइबोसोम के पास। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47, ट्रांसफर आरएनए फंक्शंस। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम होता है? कैरी अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे साइटोप्लाज्म में से आरएनए को, अमाइनो एसिड को ढूंढ ढूंढ के लेके आता है उसी कोडॉन के मुताबिक, और राइबोसोम के पास लेके आता है, राइबोसोम उनको अटैच करता है और प्रोटीन बना देता है। कंप्लीट यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज अ सेडिमेंटेशन वैल्यू। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है उसकी सेडिमेंटेशन वैल्यू कितनी होती है? दैट इज दी ATS, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद कंप्लीट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, उसकी कितनी होती है? 70S। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटीन सेंथिसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स आर मेनली यूज्ड। जो फ्री राइबोसोम मीन फ्री मतलब जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते, वो कहाँ पर भेजे जाते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? इन दी सेल्स ओन इंटरनल एक्टिविटीज। तो हमने ये भी पढ़ा है कि दो तरह की होगी ना प्रोटीन, एक तो वो प्रोटीन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच जो राइबोसोम है वो बनाते हैं, दूसरे राइबोसोम वो जो कि फ्रीली जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो भी प्रोटीन बना रहे होते हैं। सो जो फ्री राइबोसोम है उनकी जो प्रोटीन है वो सेल की एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं उनको सेल से बाहर भेजा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमनली नाउन एज, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? द पावर जनरेटर्स ऑफ द सेल, या पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, according to the endosymbiont theory mitochondria originated from, so we have discussed earlier the free living prokaryotes। तो एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या थी, क्या हुआ था उसमें, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में आप लोगों को जो है मिल जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया हर ऑर्गेनेली का अलग अलग लेक्चर सेपरेटली मौजूद है, वो आप लोग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। Then question number 53, the narrow space between the two mitochondrial membrane is known as intermembrane space, ठीक है। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल जो है वो हमारे जो टेक्स्ट बुक है वहीं से ऐसे ही जो है वो MCQs आते हैं हमारे बोर्ड के भी, ठीक है। तो हम अपने बोर्ड का पेपर भी जो है वो सॉल्व करेंगे जो कि इस साल का हुआ था इंशाल्लाह। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर नाउन एज। तो हमने कहा था ये इनको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ क्रिस्टी इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो उस इन क्रिस्टी की वजह से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उसके लिए सरफेस एरिया क्या कर देती है, वो इंक्रीज कर देती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। So the question number 56, ATP synthase enzyme are present on the, कहाँ पर मौजूद होते हैं ये ATP synthase? This is the F1 particles, जिनको हम क्या कहते हैं? ATP synthase enzymes कहते हैं। तो वो उसी में मौजूद होते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है, वो मेनली उसी की तरह काम कर रहे होते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं। और ये F1 पार्टिकल्स मौजूद कहाँ पर होते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में मौजूद होते हैं, इंटर स्पेस में नहीं बल्कि इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वहां पर जो है वो मौजूद होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 57, विच प्रोसेस मेनली अगर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स? कौन सा काम होता है इनमें से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर? दैट इज दी क्रेब्स साइकिल, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन सा अमल होता है? क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो जाती है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होती है। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? ये हमारा एक कंप्लीट बहुत ही मजे का चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे, बायोएनर्जेटिक्स वाला। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये सब कुछ होता है सिवाय सर्कुलर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, उसके पास 70S राइबोसोम या 80S राइबोसोम। डिटेल हम जो है वो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ वही उन्हीं टॉपिक्स से आप लोगों के लिए एमसीक्यूज हैं, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोग देखें कि आप लोगों की तैयारी है या नहीं है, आप लोगों को पता चल जाए कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड ऑन दी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर मौजूद होती है? दिस इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं लिखा उन्होंने, बट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल डिपेंड्स मेनली ऑन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके जवाब बिल्कुल ऑब्वियस होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया
जहाँ पर जिस सेल में ज़्यादा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, लाइक आवर मसल सेल. क्लोरोप्लास्ट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्लोरोप्लास्ट का जो मेन काम होता है दैट इज द फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 61, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी उसके एमसीक्यू शुरू हो गए हैं. काम क्या करती है, लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर देती है, वो केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. क्वेश्चन नंबर 63, क्लोरोफिल पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर. क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस के जिम्मेदार होते हैं वो कौन से हैं, क्लोरोफिल सी और डी, क्लोरोफिल ए और बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लोरोफिल ए एंड बी. तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही हल कर रही हूँ. मुझे भी पता लग रहा है कि मेरे एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं. तो अभी तक तो मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक हैं. आप लोग मुझे अपना बताएंगे कि आप लोगों के एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे. क्वेश्चन नंबर 64, द सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द डिस्क शेप कंपार्टमेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट आर नाउन एज, क्या कहते हैं हम उनको, थाइलाकॉइड कहते हैं. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, थाइलाकॉइड कहलाते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 66, अ स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड. थाइलाकॉइड का जो स्टैक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 67, द स्ट्रक्चर्स कनेक्टिंग टू ग्रेना आर कॉल्ड द लैमिला. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, लैमिला कहते हैं हम उसको. बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 68, क्लोरोप्लास्ट पोजेस देयर ओन. क्लोरोप्लास्ट के पास उनका अपना क्या होता है, डीएनए होता है. Question number 69, ATP formed during photosynthesis is mainly utilized in the stroma for the synthesis of. किसकी सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी बनती है उसको स्ट्रोमा में क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट इज दी ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं. विच ग्लूकोज मीन केल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट स्ट्रोमा के अंदर चलता है, तो उससे ग्लूकोज बनती है. क्वेश्चन नंबर 70, विच प्लास्टिड आर कलरलेस एंड मेनली फॉर स्टोर फूड. तो कलरलेस कौन से होते हैं हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड. Golgi apparatus. ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली Golgi apparatus कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड. उसके पास क्या होते हैं, सिस्टर नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जो थैलियां होती है उसकी, हम उसको क्या कहते हैं, सिस्टर नहीं कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 72, गोल्जी apparatus इज जनरली लोकेटेड. कहाँ पर होती है जो हमारे पास गोल्जी apparatus है, नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर द न्यूक्लियस, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया और इनसाइड क्लोरोप्लास्ट. सो आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट, नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है. तो ये भी गलत हो गया मेरा. ठीक है, तो पहला एमसीक्यू मेरा गलत हुआ है. तो नियर दी न्यूक्लियस जो है वो गोल्जी apparatus मौजूद होती है. ठीक है. So question number 73, the face of Golgi apparatus nearest to the endoplasmic reticulum is called ट्रांसफेस, सिस फेस, आउटर फेस और इनर फेस. ठीक है, तो सिस या ट्रांस होती है वो फेस जो कि किसकी तरफ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, वो कौन सा होता है, सिस फेस होता है. राइट, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट. 74, the face of Golgi apparatus nearest to the plasma membrane is called the transface. ठीक है, राइट. क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सी जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 75, गोल्जी apparatus mainly functions as the cells shipping and distribution डिपार्टमेंट. ठीक है, इसके तौर पे ये काम करती है. उसके फंक्शंस हमने, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमने डिटेल में पढ़े थे. क्वेश्चन नंबर 76, गोल्जी apparatus modifies protein received फ्रॉम दी मॉडिफाइज, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आती है उनको रिसीव करती है. ठीक है, उनको मजीद प्रोसेस करती है. एंजाइम्स इनसाइड द गोल्जी ल्यूमन कन्वर्ट्स मॉलिक्यूल्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, उनको प्रोटीन को शुगर के साथ मिला देती है और लिपिड को भी शुगर के साथ मिला के ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो बना देती है. क्वेश्चन नंबर 78, इन प्लांट सेल्स गोल्जी apparatus सिंथेसाइज, क्या बनाती है गोल्जी apparatus इज synthesize pectin and other polysaccharides. Option B is correct. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi.
secretory vesicles leaves the Golgi apparatus from its सिस फेज, इनर मेम्ब्रेन, ट्रांसफेज, मैट्रिक्स। तो कौन सा आएगा हमारे पास? ट्रांसफेज है, वहीं से उसको ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज होती हैं लाइसोसोम्स। So C option is correct. Question number 82, lysosome mainly function as the digestive compartments of the cell। ये उसका फंक्शन हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स आर स्पेशली अबंडेंट इन, कहाँ पर लाइसोसोम्स ज्यादा होते हैं? तो व्हाइट ब्लड सेल्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स का काम भी डाइजेस्टिव के तौर पे होता है, बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, उनकी तोड़ फोड़ करना, तो इसलिए लाइसोसोम उनके पास ज्यादा होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, a breakdown of worn out organelles by lysosome is called autophagy। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोफेगी कहते हैं। मतलब एक लाइसोसोम अपने ही सेल के ऑर्गेनेलीज जो कि खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, काम करना बंद कर दिया, उनको तोड़ देता है, तो ये अमल ऑटोफेगी कहलाता है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है ऑटोफेगी लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? सो अबाउट 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये नंबर भी हमने जो है वो इसी के अंदर पढ़ा है, इसी टॉपिक के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86, लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी the Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, nucleus and mitochondria। लाइसोसोमल एंजाइम कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? एंजाइम्स लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर सिंथेसाइज किए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं ये जो कि एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बात ये भी बता देती हूँ कि ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन, इनके आंसर आप लोग गूगल से, चैट जीपीटी से या किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, लेकिन मे भी वो वेरी कर सकते हैं। लेकिन हमने जो फॉलो करना है वो हमारा अपनी बुक को, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है कि वहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, वहाँ पर क्या फिगर दिया हुआ है, कौन सा नंबर दिया हुआ है, कौन सी परसेंटेज दी हुई है। सो हर आर्टिकल, हर डिस्कवरी के अंदर जो है वो जो परसेंटेज होती है, ये जो फिगर्स होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज आ जाते हैं। तो लेकिन आप लोगों ने अपनी बुक को ही फॉलो करना है। आप लोग अपनी बुक से ही ये सारे आंसर्स जो है मैच करेंगे और कहीं से भी मैच नहीं करेंगे। ठीक है, which disease result from the absence of glycogen digesting enzyme? So कौन सी डिसीज होती है जिसके बाद जिसमें ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो एब्सेंट हो जाता है? सो टे सेक्स डिसीज, लाइसोसोमल डिसीज हमने पढ़ी, तो स्टोरेज डिसीजेस, तो इनमें से कौन सी आएगी? पॉम्स जो डिसीज है वो होती है ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम की एब्सेंस की वजह से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 88, Tay-Sachs disease result from the absence of an enzyme that digest। किसको डाइजेस्ट करता है वो? ग्लाइकोजन को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को या डीएनए को? सो आंसर सी, लिपिड। ठीक है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम के एब्सेंस की वजह से Tay-Sachs डिसीज हो जाती है, लिपिड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज